तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राइम वीडियो की एक बेहतरीन हॉरर थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है इनमेट ज़ीरो या फिर पेशेंट्स ऑफ अ सेंट। मूवी इंटरेस्टिंग है, देखने मजा आएगा, एंड वाला ट्विस्ट भी काफी अच्छा है। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है मरमर फिल्म को, इनकेस आपने नहीं देखी है जाकर देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया तमिल फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है, जो कि पहली ऐसी तमिल हॉरर फिल्म है जो कि फाउंड फुटेज स्टाइल में बनाई गई है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर हमको मंगई डायन के बारे में बताया गया है जो कि काफी डार्क है, तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है समुद्र को दिखाते हुए, जहां पर एक लड़की जिसका नाम स्टोन होता है वो अपने घर के बारे में बता रही थी। स्टोन को सामने एक लेडी दिखाई देती है जो कि मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही थी, और फिर अचानक से वो लेडी समुद्र में चली जाती है। स्टोन उसके पास दौड़कर आती है कि तभी अचानक से हम स्टोन को एक अंधेरे रूम में बंद पाते हैं। वो चिल्ला के कहती है कि यहाँ से उसे बाहर निकाला जाए कि तभी हम उसकी आंख खुलते हुए नोटिस करते हैं, जिसे स्ट्रेचर से बांध दिया गया था और एक अजीब सा व्यक्ति उसे कहीं ले जा रहा था। वो फिर से जोर से चिल्लाती है कि तभी अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसमें स्टोन अपनी आंखें डॉक्टर ब्रूक के सामने खोलती है, जहाँ पर वो बताते हैं कि मेडिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। स्टोन एक कैदी है और उसके ऊपर डॉक्टर ब्रूक टेस्ट के लिए अलग अलग सवाल उससे पूछकर उसे एनालाइज कर रहे हैं। उन दोनों की बातों से हमको पता चलता है कि स्टोन असल में यूएस स्पेशल फोर्सेस में थी, जिसके अंदर वो स्टेट सेनेटर एलन के लिए एज अ बॉडीगार्ड काम किया करती। और फिर एक दिन उसने सेनेटर एलन को मारकर उसके पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया था, और उसके लिए उसे मौत की सजा मिली है जो कि अगले महीने है, जिसके तहत स्टोन इस वीरान आइलैंड के प्रिजन में है। पर इस बात पर डॉक्टर ब्रूक का कहना है कि वो स्टोन को इससे बचा सकता है, एक नॉर्मल जिंदगी भी दे सकता है अगर वो उस ट्रायल के लिए हाँ कह दे तो। ये ट्रायल्स बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर, एड्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। और इस पूरी बातों के अंदर हम ये भी देखते हैं कि टेबल की लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थी, मगर स्टोन उसके प्रपोजल के लिए मना करते हुए कहती है कि ब्रूक भी उसी तरह यहाँ पर फंसा हुआ है और इस ट्रायल से कोई भी फायदा नहीं होगा। अब ये किस चीज के ट्रायल की बात कर रहे हैं इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। अब तभी स्टोन के अंदर बॉडीगार्ड वाले इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं। वो कहती है कि ट्रायल के नाम पर कुछ और ही किया जा रहा है, नहीं तो ये जेल इतने दूर आइलैंड पे नहीं होती। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठती है कि तभी एक रेवन बर्ड उनके कमरे की कांच तोड़कर अंदर आ जाती है। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। एनीवेज अब स्टोन उसको देख ही रही थी कि बाहर से दो पुलिस वाले लेनन और वुडहाउस आकर रेवन बर्ड को डस्टबिन में डालते हैं और स्टोन को अपने सेल में वापस ले जाया जाता है। खैर अगले सीन में हम इस जगह के बारे में जानते हैं कि ये सेंट लेनर्ड्स आइलैंड है जो कि 1209 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ आयरलैंड में है। यहाँ की आबादी सिर्फ 1100 की है और ये इंटरनेशनल डिटेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब कि ये जगह सच में खतरनाक थी। खैर मूवी आगे बढ़ती है और हम उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स मिस्टर लेनन और वुडहाउस को स्टोन को उसके सेल के पास ले जाते हुए देखते हैं, जिसके अंदर जो वुडहाउस होता है उसकी स्टोन पे गंदी नजर थी, या फिर ये कह लो कि सारी लड़कियों पे। खैर अब जाते जाते हम रास्ते में एक प्रीस्ट को बुचर नाम के कैदी के साथ प्रेयर करते हुए देखते हैं, और यहाँ पर सारे के सारे जो कैदी हैं वो अपने हाथ में प्लेट्स को पीट रहे थे जैसे कि वो खाना मांगने की कोशिश कर रहे हों। अब स्टोन को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर स्टोन के साथ एक और प्रिजनर होती है जिसका नाम कॉनवे था, लेकिन यहाँ पर उसे सभी ब्लॉन्ड बुलाया करते। लेकिन उसकी बातों से हम समझ सकते हैं कि ब्लॉन्ड को स्टोन का यहाँ पर आना पसंद नहीं। उनकी बातों के दरमियान हम ये जान पाते हैं कि स्टोन को एक किताब मिली है जिसके अंदर एक छोटी सी बटरफ्लाई थी, और स्टोन उसे धीरे से हाथ में लेकर उसको उड़ाने की कोशिश करती है, जैसे मानो कि वो बटरफ्लाई वो खुद ही हो और वो उसे आजाद करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो खुद को भी आजाद करना चाहती हो। और इससे हमें स्टोन के नेचर के बारे में पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा हिम्मत वाली है और वो जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बल्कि अगर कोई मुसीबत में हो तो वो उसके लिए हेल्प भी करना चाहती थी। अब एक बात तो साफ थी कि स्टोन असल में बुरी नहीं है, शायद से उसे बुरा बनाया गया, या फिर मे बी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उसने ऐसा काम कर दिया होगा जिसकी वजह से वो इस जेल के अंदर आ गई। अब ब्लॉन्ड उससे सवाल पूछ ही रही थी कि अचानक से एक ब्लेड से स्टोन को वो मारने के लिए बढ़ती है। अब उन दोनों में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है और स्टोन जैसे तैसे एक कंबल से ब्लॉन्ड के सर को पकड़कर चोक करती है, लेकिन इसी बीच उसके खुद के एंकल पर भी चोट आ गई थी। अब इतने में वहां पर वुडहाउस आ जाता है जो कि स्टोन को लेकर वैसे ही गुस्से में था और उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन लेनन उसे ये कहकर रोक देता है कि पहले ये सब ब्लॉन्ड ने शुरू किया था। और बस लेनन स्टोन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर वुडहाउस ब्लॉन्ड को चेक करता है तो वो पूरी तरह से नहीं खत्म हुई थी, उसकी पल्स अभी भी चल रही होती है। जब स्टोन को अब सेल से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब भी बाकी कैदी अपनी प्लेट्स को पीटने लगते हैं, जैसे कि इन्हें टाइम से खाना भी नहीं दिया जाता, या फिर यहाँ पर बात कुछ और भी ज्यादा गहरी थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं और डॉक्टर ब्रैग आराम से बैठकर बुक पढ़ते हुए स्नैक्स खा रही थी।
जहाँ पर एक सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा होता है। एक पुराना सा एसी भी था जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और उसके अंदर कुछ अजीब से कीड़े भी थे और ऐसे कीड़े हमें पूरी मूवी के अंदर देखने के लिए मिलते रहते हैं। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स भी हैं जो कि बार बार वॉमिट कर रहे हैं और हॉस्पिटल को देखकर साफ पता चलता है कि किसी को हॉस्पिटल के पेशेंट्स की परवाह नहीं थी और ये सब ब्रैक के सामने चल रहा है। यहाँ पर मानो ब्रैक के लिए ये सब रोज का हो और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिस्टर लेनन कहते हैं कि स्टोन को एंकल में चोट लगी है और ब्लेड से वार हुआ है, लेकिन इस बात पर भी डॉक्टर ब्रैक का कहना था कि ये तो वैसे भी मरने वाली है, इस पर इलाज करके क्या ही फायदा। पर लेनन जैसे तैसे ब्रैक को मनाकर स्टोन के इलाज के लिए उसे कन्विंस करता है। अब डॉक्टर ब्रैक जो कि अब तक स्नैक्स खा रही थी, वो बिना अपने हाथ साफ किए चेयर को खींचकर स्टोन के पास जाती है, जिसकी आवाज से बाकी पेशेंट्स को तकलीफ हो रही थी। लेकिन एज यूजुअल ब्रैक को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब वो घाव को साफ करने के बजाय वैसे ही उसके ऊपर स्टिचेस लगाने की शुरुआत कर देती है, वो भी ये कहते हुए कि पेन किलर वो बाहर जाकर बेचेगी। अब तभी एसी से कुछ आवाज आती है और थोड़ा सा हिलाने पर उसके अंदर से कीड़े नीचे गिरते हैं, जिनको मारने पर वो बिल्कुल च्युइंगम जैसे चिपक गए थे और ये कीड़े भी काफी अजीब थे। इनफैक्ट यहाँ पर सब कुछ ही काफी अजीब था। खैर इतने में 2 ऑफिसर्स एक और पेशेंट्स को लाते हैं जो कि डी ब्लॉक से था और यहाँ पर जो वुमेन ब्लॉक है वो सी ब्लॉक का है और मैन यहाँ पर डी ब्लॉक में। ए और बी ब्लॉक में कौन है ये अभी हमें बताया नहीं गया। खैर अब पहले तो ब्रैग उसका इलाज करने से मना करती है, ये कहते हुए कि डी ब्लॉक तो मर्दों का इलाका है और उसे मर्दों के हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर जब वो ऑफिसर्स ये बताते हैं कि ये डॉक्टर ब्रूक का पेशेंट है जो कि ट्रायल के बीच से ही भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया, तो ब्रैग स्टोन के स्टिचेस को बीच में ही छोड़कर झट से उस पेशेंट की तरफ अपने हाथ साफ करके ग्लव्स पहन के जाती है और जबकि स्टोन के घाव को वो अपने झूठे हाथों से ही स्टिच कर रही थी। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब था जो कि डॉक्टर ब्रैग बताना नहीं चाहती। अब ब्रैग पेशेंट का इलाज करने की कोशिश तो करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड को भी हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और नर्स उसे बेड से बांध देती है ताकि वो हॉस्पिटल से भाग ना जाए। तभी वहां पर वो प्रीस्ट आते हैं और ये वही प्रीस्ट है जिसको हमने थोड़ी देर पहले बुचर के साथ प्रेयर्स करते हुए देखा था। अब ये प्रीस्ट यहाँ पर क्यों है, भला आइसोलेटेड आइलैंड में प्रीस्ट का क्या काम था, तो इसका जवाब भी हमें नहीं मिला। अब तभी ब्रैग प्रीस्ट से ये कहती है कि अब ये सब उसके बस में नहीं है, पर शायद वो प्रीस्ट फाइनल राइट्स पढ़ने लगता है। अब हम परछाई में उस पेशेंट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वहाँ पर डॉक्टर ब्रूक भी आते हैं जो कि स्टोन की स्टिचेस को देखकर उसका इलाज करके पेशेंट को देखने चले जाते हैं। खैर अब तभी स्टोन उसी प्रीस्ट को रोककर पेशेंट के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई भी सीधा जवाब नहीं देते। उल्टा वो ये पूछते हैं कि स्टोन इस आइलैंड पे कैसा लग रहा है, जो कि काफी अजीब बात थी, जैसे कि वो उसको पहले से जानते हो। जिसके बाद स्टोन उससे पूछती है कि बुचर के साथ आप क्या कर रहे थे, जिसके जवाब में प्रीस्ट बताता है कि वो बस प्रेयर कर रहा था कि बुचर के सिंस की सजा उसकी बेटी को न मिले। अब रात की तरफ सीन आता है जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हम कॉकरोच जैसे कीड़ों को पेशेंट्स के ऊपर चलते देखते हैं। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पेशेंट्स को इससे कुछ भी नहीं होता, जैसे कि वो बेसुध होकर ऐसे ही पड़े थे। कुछ के मुंह में तो कीड़े भी जा रहे होते हैं, लेकिन ये कीड़े स्टोन के ऊपर नहीं चल रहे थे। मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स यहाँ पर लाए गए थे वो भी एक्सपेरिमेंट ट्रायल के बाद ही एडमिट करे गए होंगे, इसलिए वो पेशेंट्स वॉमिट कर रहे थे, सेम जैसे वो ऑफिसर डी ब्लॉक के पेशेंट्स को लेकर आए थे। उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर ये कीड़े फीड कर रहे होंगे और अब आपको समझ में आया होगा क्यों इस हॉस्पिटल के अंदर हमें हर जगह कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तभी कुछ आवाज से स्टोन की नींद टूटती है। वो देखती है कि डी ब्लॉक का पेशेंट उठकर अजीब सी हरकतें करके एकदम से गिर गया था। डॉक्टर ब्रैग को लगा था कि वो पेशेंट पहले ही खत्म हो चुका है और अब उसकी बॉडी को हटाने के बजाय डॉक्टर ब्रैग और एक नर्स वहां से भाग जाते हैं। ये सब स्टोन देख रही थी और उसे ये बहुत ही अजीब लगता है। इनफैक्ट हमको भी काफी अजीब लग रहा था, पर फिर वो इस पर ध्यान ना देते हुए सो जाती है। थोड़ी देर के बाद में फिर से उसकी नींद टूटती है, वो भी किसी आवाज की वजह से। वो देखती है कि वो जो मरा हुआ पेशेंट था वो असल में ज़ॉम्बी जैसा बन गया है और वो ब्लॉन्ड के ऊपर फीड कर रहा था। ये देखकर तो स्टोन के होश उड़ जाते हैं। वो इतनी डर जाती है, लेकिन फिर पीछे से कुछ आवाज आती है और ये लेनन था, वो स्टोन को बचाने आया था। वो दोनों धीरे से बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो पेशेंट यानी कि ज़ॉम्बी को पता चल जाता है और जैसे तैसे करके वो भागते भागते एक रूम में छिप गए थे। तब तक हम देख पाते हैं कि जो बाकी के पेशेंट भी वहां पर थे वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। अब स्टोन लेनन से ये पूछते हैं कि बाकी का स्टाफ कहाँ है, जिस पर हमें सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिखाया जाता है कि उन ज़ॉम्बीज ने एक एक करके सारे स्टाफ को खत्म कर दिया था और इसी ज़ॉम्बी ब्रेकआउट के चलते डॉक्टर ब्रैग भी खत्म हो गई थी। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम सेल की तरफ देखते हैं जहाँ पर सारे ही पुलिस वाले घेरा बनाकर सेल के बीच में खड़े हुए थे और वो लोग सभी कैदियों को बोलते हैं कि एक एक करके अपने सेल में लौट जाएं, लेकिन कोई भी वहां से जाने का नाम नहीं लेता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सारे ही सारे भूखे थे और वो कब से अपनी प्लेट से पीट पीट कर कह रहे थे कि उन्हें खाना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी उनकी लीडर बुचर वहां पर आती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि सबको ही खाना चाहिए और वो जानना चाहती है कि नीचे के चेम्बर में हो क्या रहा है, जो कि शायद वही हॉस्पिटल होगा या फिर दूसरे चेम्बर के अंदर भी ज़ॉम्बीज हो
सकते हैं, जिस पर ऑब्वियस है वुडहाउस बुचर को मारने की धमकी देकर उसे चुप करने की कोशिश करता है, पर उल्टा बुचर उसे ही चुप कर देती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर मेजॉरिटी उनकी है और वुडहाउस को बुचर और बाकी कैदियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहते ही उनके पीछे के चेंबर से आवाज आने लगती है और सभी का ध्यान वहाँ पर चला जाता है। खैर तभी हम डॉक्टर ब्रूक को देख पाते हैं जो कि किसी से फोन पर बात करता है। वो कहता है कि वो यहाँ पर और काम नहीं करना चाहता और इस आइलैंड से उसे जल्दी से जल्दी आजाद करा जाए, लेकिन सामने वाली गवर्नर उसे कुछ भी बिना बताए फोन काट देती है, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट था। खैर सीन अब स्टोन पर आता है, जहां पर स्टोन और लेनन किसी तरह से बचते हुए सेल तक पहुंच जाते हैं। तभी हॉस्पिटल के सारे ज़ॉम्बी सेल के चेंबर तक पहुंच गए थे और सारे के सारे पुलिस के ऊपर वो हमला कर देते हैं, जिसमें से सिर्फ वुडहाउस और कुछ पुलिस वाले बच जाते हैं, लेकिन बाकी सारे खत्म हो गए थे। तभी हम देख पाते हैं कि स्टोन और लेनन किसी तरह से बचते हुए सारे के सारे सेल्स को एक एक करके खोल रहे होते हैं। और अब यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा कि अभी तो कैदी सारे के सारे सेल से बाहर थे और प्लेट को पीट रहे थे, और अब वो सेल के अंदर कैसे आ गए? तो यहाँ पर बुचर इनकी लीडर थी, तो उसका सेल कभी बंद नहीं रहता, वो बाहर घूम सकती है, लेकिन बाकी सारे अपने सेल में ही रहते थे। और लेनन जो होता है वो चाबियां बुचर और स्टोन को भी देता है ताकि बाकी कैदियों को जल्दी से खोला जा सके। और इसी बीच लेनन भी ज़ॉम्बी के साथ फाइट करते हुए घायल हो जाता है। खैर अब यहाँ पर सभी लोग किचन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जाने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता, बल्कि वहाँ पर आधी कटी सब्जियां और गंदे बर्तन रखे हुए थे। किचन की हालत बहुत खराब थी, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। खैर अब यहाँ पर ये सब केओस चल ही रहा था कि उसमें से एक कैदी बहुत जोर से चिल्लाती है और वो स्टोन के ऊपर ब्लेम करने लगती है कि तभी पीछे से शेफ आकर उसे अंधेरे में खींच लेता है और हमें बस उसकी चीखें सुनाई देती हैं। बाद में उसकी बॉडी के टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये शेफ भी ज़ॉम्बी बन गया था। और अब शायद आपको पता लग गया होगा कि क्यों वो सारे कैदी प्लेट्स को पीट रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें खाना सर्व नहीं कर रहा था, क्योंकि ये शेफ और बाकी किचन स्टाफ ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका था। यानी कि ये सब काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी, या फिर खबर होते हुए भी किसी ने किसी को बताया ही नहीं। अब ये सभी जैसे तैसे करके उसी गवर्नर के ऑफिस में आते हैं, जिससे थोड़ी देर पहले डॉक्टर ब्रूक बात कर रहा था। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इसके पास एक लेडी की फोटो है और ये उसकी बहन एलिजाबेथ की थी। अब पहले तो वो सबको शूट का ऑर्डर देती है, लेकिन फिर जब बुचर समझाती है कि वार्डन यानी कि ये गवर्नर अकेले यहाँ से नहीं निकल सकती और उसे सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते वो रुक जाती है। अब सब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि स्टोन की नजर वार्डन के टेबल पर जाती है। अब उसके टेबल पर सारे कैदियों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको स्टोन पढ़ लेती है। वो ये भी कहती है कि मैंने किसी चीज का अप्रूवल नहीं दिया था, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में लिखा था कि शी एग्रीड, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं बुचर को भी एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके अंदर उसकी बेटी का नाम था। वो पूछती है कि मेरी बेटी का इन सब से क्या संबंध है और वो यहाँ पर कैसे आ गए, और इस पर वो वार्डन यानी कि गवर्नर कोई जवाब नहीं देती। अब यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम मोसेस था उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके चलते सब लोग कहते हैं कि इसे खत्म कर दो, शायद ये भी इन्फेक्टेड होगी। जिस पर बुचर कहती है कि नहीं, ये बीमार है और इसे डॉक्टर की जरूरत है। अब वहाँ के सीसीटीवी में हम देखते हैं कि डॉक्टर खुद भी अपने टेबल के नीचे छुपा हुआ था, क्योंकि उसके आसपास भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स या फिर कह लो ज़ॉम्बीज आ गए थे। फिर स्टोन हिम्मत करती है और कहती है कि वो डॉक्टर को लेकर आएगी। अब स्टोन निकल जाती है डॉक्टर को लाने के लिए, लेकिन इसी बीच उसे कुछ ज़ॉम्बीज दिखते हैं, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि लाइट पड़ने पर ये ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये जो ज़ॉम्बीज हैं वो लाइट की प्रेजेंस में स्टैचू बन जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज को ये पता चल गया था कि स्टोन वहाँ पर है और वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लाइट चालू होने की वजह से वो उसके पास नहीं आ सकते थे। और इसी बात का फायदा उठाकर वो वहाँ पर गिरे हुए सारी गन्स को ले लेती है और आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे तैसे करके वो डॉक्टर ब्रूक के कैबिन तक पहुंच जाती है और उसको साथ लेकर वापस आती है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिससे स्टोन तो बचकर आगे निकल गई थी, लेकिन डॉक्टर ब्रूक भी जैसे तैसे आ ही रहा होता है। खैर अब जैसे तैसे करके वो डॉक्टर ब्रूक के कैबिन तक पहुंचकर उसे वापस ले आती है, लेकिन अब तक लेनन की तबीयत बिगड़ गई थी, उसके अंदर ज़ॉम्बी वाले सिम्टम दिखाई देने लगे हैं। ये लोग अब लेनन को चेयर से बांध देते हैं और स्टोन डॉक्टर ब्रूक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो लेनन को किसी भी हाल में बचा ले, क्योंकि लेनन ने ही स्टोन की जान बचाई। पर वो कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और ऐसा कहकर वो उसके हाथ में गन देता है और अब स्टोन को ना चाहते हुए भी लेनन को शूट करना पड़ता है। यानी कि अगर ज़ॉम्बी ने किसी को काट लिया या फिर इंजर्ड कर दिया तो वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका फिर एक ही उपाय है कि उसे खत्म ही करना होगा। अब तभी बाहर से आवाज आने लगती है, क्योंकि मेन गेट से बहुत सारे लोग दरवाजा पीट रहे थे। ये सभी लोग अंदर बैठे सीसीटीवी से देख रहे होते हैं। अब बुचर को लगता है कि इसमें उसकी बेटी भी हो सकती है, जबकि गवर्नर को ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन भी है जो कि बाहर आइलैंड में फंसी हुई है। स्टोन कहती है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और इसके लिए वो बुचर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसके साथ वार्डन यानी कि गवर्नर भी आती है और ये तीनों ही अब निकल जाते हैं बाकी बाहर बचे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए।
ये किसी चेम्बर से होते हुए जाते हैं जहाँ पर गवर्नर की वजह से लाइट चालू थी, लेकिन वो भी अभी थोड़ी ही देर में बंद हो जाएगी। खैर अब गवर्नर कहती है कि इस इलेक्ट्रिक चेयर को चार्ज रखने के लिए जनरेटर लगता है, जिसके लिए बैटरीज हमेशा चार्ज करके रखी जाती हैं और इसी जनरेटर की वजह से लाइट चल रही है। अब ये लोग मेन गेट तक तो पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे दरवाजा ओपन करते हैं। तभी हमें ऑफिस का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सब गोलियों की आवाज सुन रहे थे, जिससे कि हमको पता चलता है कि इसमें ज़ॉम्बीज़ ही थे और ये लोग उनको मार रहे हैं। सीन अब फिर से ऑफिस की तरफ जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को बैठा देखते हैं, मतलब कि सारे ही ज़ॉम्बीज़ नहीं थे। अब बुचर उस लड़की से अपनी बेटी के बारे में पूछती है और गवर्नर अपनी बहन के बारे में, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता और वो लड़की किसी को नहीं जानती थी। खैर अब रात से सुबह हो गई थी और सभी देखते हैं कि काफी सन्नाटा छा गया है। सभी लोग शांत हो जाते हैं, जिस पर उनको लगता है कि शायद से सब कुछ खत्म हो चुका है। सभी लोग बाहर निकलते हैं और अलग अलग चेक करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो लड़की किसी के कमरे में जाती है और उसे बाइबल मिलती है। वो बाइबल पढ़ने लगती है। वहीं डॉक्टर ब्रूक कुछ पिल्स को खाता है। हम स्टोन को देखते हैं, वो चुपचाप बैठी हुई थी और डॉक्टर ब्रूक उसके पास आते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब डॉक्टर ब्रूक कहता है कि वो भी सेनेटर को जानता था और वो कैसा इंसान है ब्रूक को पता है। वो आगे ये भी कहता है कि उसको अच्छे से पता है कि स्टोन किसी का खून नहीं कर सकती, और सबसे बड़ी बात कि उसके खुद के परिवार को यानी कि सेनेटर एलन के परिवार को उसने खुद ही खत्म किया था और ब्रूक ये सच्चाई जानता है। उसका कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हर कोई किसी न किसी तरीके से सेनेटर के परिवार से ही जुड़ा हुआ था। और तभी यहाँ पर स्टोन कहती है कि सेनेटर की जान उसी ने ली है, और बस ये कहकर सीन फ्लैशबैक में जाता है। खैर तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने छाता पकड़ा हुआ था, और ये वही आदमी था जिसको स्टोन ने अपने विजन में देखा जब वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और उसे कोई आदमी ले जा रहा था, यानी कि ये वही आदमी था, यानी कि एलन सेनेटर। तब स्टोन उसको बताती है कि सेनेटर हर रोज उसके परिवार को मारा पीटा करता था, और जब एक दिन गुस्से में आकर स्टोन उसको एक जगह पर लेकर गई तो उसने ये कहा कि ये सब बंद कर दो, लेकिन दूसरे दिन उसने फिर वही दोहराया, जिसके अंदर उसने इस बार अपने बीवी बच्चों को मार डाला। स्टोन ये बताती है कि उसका घर एक बीच पर है और ये वही बीच है जिसके विजन उसे शुरुआत में दिखाए गए थे, और अगर वो जिंदा रही तो वो अपने घर जाना चाहती है। तभी वुड हाउस को दिखाया जाता है जिसमें वो बात कर रहा होता है एक कैदी से, और अब हम इनकी बातों से जान पाते हैं कि इन दोनों का अफेयर है और ये दोनों ही सबको छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। अब इतने में ही दरवाजे की आवाज आती है और ब्रूक बाहर चला जाता है, ये कहते हुए कि उस चीज को उसके पास मत आने देना। अब स्टोन एक गन को उठा लेती है और सीधा गवर्नर के ऑफिस में चली जाती है, जहां पर वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देख रही होती है, जिसके अंदर वो पेशेंट जिसने की सबको इन्फेक्ट कर दिया था, यानी कि पेशेंट 0 उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इसी बीच गवर्नर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय रहते स्टोन उसको बचा लेती है। वो कहती है कि गवर्नर ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि सारी बीमारियों को वो ठीक कर देगी, जैसे कि एड्स, कैंसर, अल्जाइमर, और इसके लिए उन्होंने 13 देशों में से ऐसे कैदियों को चुना था जिसको मौत की सजा मिली है। अब स्टोन ये सब सुनकर कुछ कर पाती कि तभी उसके ऑफिस के ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज दिन में घूम रहे थे, जबकि बाकी तो लाइट्स में मूव भी नहीं कर सकते थे। शायद से ये वो ज़ॉम्बीज होंगे जो कि मेन गेट से आए थे। फिर अचानक से कुछ हो जाता है और ये ज़ॉम्बीज लौट जाते हैं। स्टोन दरवाजा खोलती है ये जानने के लिए कि वो ज़ॉम्बीज वापस क्यों जा रहे हैं, कि तभी एक ज़ॉम्बी उनके ऑफिस में आती है। ये थी एलिजाबेथ, यानी कि गवर्नर की वही बहन जो कि बाहर आइलैंड में फंसी हुई थी, जिसको देखकर स्टोन उसे शूट करने वाली थी, लेकिन गवर्नर उसे रोकते हुए ये कहती है कि मेन आइलैंड में इसका इलाज है और वो एलिजाबेथ को ना मारे। स्टोन रुक जाती है और सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। गवर्नर आगे कहती है कि ये आइलैंड पूरी तरह से आइसोलेटेड है और बाहर जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, और बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, जो कि है सप्लाई वाली शिप, और वो हर हफ्ते एक ही दिन यहाँ पर आती है और उनको 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए। खैर अब हम बाकी ऑफिसर्स और प्रिजनर्स को देख पाते हैं जो कि सोचते हैं कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे। वो लोग तभी एक प्लान बनाते हैं और वुड हाउस कहता है कि हम में से किसी भी एक को यहाँ पर चारा बनना पड़ेगा और ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, और इसी के चलते फिर वो दूसरे रास्ते से बाहर भागेंगे। और वो ऐसा करता भी है। वो अपने ही एक साथी को बेहोश करके खत्म कर देता है और ज़ॉम्बीज के हवाले करता है। अब इनके लिए एक रास्ता क्लियर सा हो गया था, क्योंकि सारे ही ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ आ गए थे, तो ये सभी लोग भागने लगते हैं। अब तक वुड हाउस ने एक एक करके जितने भी उसके साथी थे उन सबको ज़ॉम्बीज का चारा बना दिया था। जिसके बाद हम एलिजाबेथ को बंधा हुआ देखते हैं, जिसको स्टोन खींच कर ले जा रही है, और उसके साथ गवर्नर भी थी। ये लोग बुचर, कुछ कैदी और वुड हाउस को देखते हैं। अब स्टोन बाकी लोगों के बारे में पूछती है, जिस पर बुचर उसे एक एक करके चारा बनाने वाली बात बताती है। वुड हाउस का शुरुआत से ही यही प्लान था, बस वो और उसकी गर्लफ्रेंड भाग पाए, और इसके लिए उसने सबको अपने साथ रखा। अब वुड हाउस और उसकी गर्लफ्रेंड बाकी लोगों को भी गन पॉइंट पर लेकर खत्म करने ही वाले थे कि तभी जैसे तैसे करके स्टोन उसकी गर्लफ्रेंड को ही इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है, और जो एलिजाबेथ ज़ॉम्बी होती है वो वुड हाउस को काट लेती है। जिसके बाद बुचर वुड हाउस को उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर खत्म कर देती है।
अब ये सभी लोग एक हॉस्पिटल के ही एक रूम में आकर गवर्नर से पूछते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे जाया जा सकता है। तो गवर्नर कहती है कि सिर्फ उसकी आवाज से ही कॉल पर बात हो सकती है और हेलीकॉप्टर को बुलाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि शुरुआत से ही लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और अब मेन पावर सप्लाई भी बंद है, तो टेलीफोन लाइन भी बंद हो चुकी है और वो किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते। तब स्टोन कहती है कि पावर बैकअप तो इलेक्ट्रिक चेयर रूम में है और अगर वो सभी उस रूम तक पहुंच जाए तो वहां के टेलीफोन से संपर्क हो सकता है। और बस वो सभी निकल जाते हैं अब इस इलेक्ट्रिक चेयर वाले रूम की तरफ। खैर अब ये लोग आधे रास्ते तक तो आ गए थे, लेकिन और आगे बढ़ने के लिए फिर इन्हें ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता, जिसके लिए फिर से किसी और को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिसके लिए मोसेस कहती है कि मैं उन्हें मारने की कोशिश करूंगी और आगे वो बढ़ती भी है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने लगती है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हाँ, अब मोसेस भी उनका चारा बन गई है। और ये लोग जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। सबको दुख तो हो रहा था, लेकिन क्या ही करा जा सकता है। खैर अब यहाँ पर खाली 6 लोग बचे थे। डॉक्टर ब्रूक, वो नई लड़की, बुचर, गवर्नर, उसकी ज़ॉम्बी बहन और स्टोन खुद। अब ये लोग मेन आइलैंड से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक रूम तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां की लाइन कटी होती है जिसको बुचर जोड़ देती है। और अब गवर्नर कॉल करके यहाँ के खराब हालात के बारे में बताती है और यहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड करती है, जिस पर वो कुछ खास जवाब नहीं देते और कॉल कट जाती है। और बस क्या था, वो एलिजाबेथ ज़ॉम्बी अपनी ही बहन को काट लेती है, यानी कि गवर्नर को भी काट लिया जाता है। और यहीं पर बुचर उन दोनों को भी खत्म कर डालती है। यानी कि जब हेल्प आने ही नहीं वाली थी तो यहाँ पर वैसे भी उसको जिंदा रखकर फायदा ही क्या था। दूसरी ओर हमको दिखाया जाता है कि मोसेस अभी भी जिंदा है और वो उसी इलेक्ट्रिक चेयर के पास पहुंच गई है। और अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों कैसे ही इलेक्ट्रिक चेयर के पास आ गए। यहाँ पर ये अलग अलग इलेक्ट्रिक चेयर्स हैं, एक तो नॉर्मल वाली है और एक है जनरेटर बैकअप वाला रूम। खैर अब तभी हम यहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को आता देखते हैं और बुचर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर बाकियों को बाहर भागने के लिए कहती है। तो अब यहाँ पर खाली 3 लोग बचे हुए थे, डॉक्टर ब्रूक, स्टोन और वो नई लड़की। ये तीनों ही अलग अलग भागते हैं एग्जिट को ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो लड़की लाइटर की मदद से आगे धीरे धीरे बढ़ती है, पर उसके बाजू में ही सेल होता है जिसमें एक ज़ॉम्बी उसको देख लेती है और वो उसका पैर पकड़ लेते हैं। तो वो लड़की नीचे गिर पड़ती है और कुछ ढूंढती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी उसे एक गन मिलती है जिससे कि वो ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि तभी भागने की उसे आवाज आती है और वो लड़की उस पर भी गोली चला देती है, लेकिन वो असल में डॉक्टर ब्रूक थे। तो मतलब अब खाली यहाँ पर 2 ही लोग बचे हुए हैं। अब तभी हम देखते हैं कि स्टोन भी एक चेंबर में आ गई थी जहां पर उसके ऊपर ज़ॉम्बी का हमला होता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि बुचर अभी भी जिंदा थी, जो कि मौके पर आकर ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग कर देती है। अब ये दोनों ही आगे बढ़ती हैं और उसी इलेक्ट्रिक चेयर के पास आ गई थी जहां पर मोसेस थी, लेकिन इस बार मोसेस उस इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधी हुई थी। बुचर उसके पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। वहीं स्टोन को एग्जिट का दरवाजा मिल गया था, लेकिन वो बंद होता है। वो उसे खोलने की कोशिश भी करती है और हम देख पाते हैं कि वो लड़की अपने आप को आईने में देखती है और सडनली वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी। यहाँ पर बुचर मोसेस को खोल ही देती है, लेकिन पता चलता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी और वो बुचर को ही काट लेती है। यानी कि अब बस सिर्फ स्टोन ही बची थी, जिसको बुचर ये कहने लगती है कि वो वहां से भाग जाए क्योंकि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो बुचर यहाँ पर आकर अब क्या ही करेगी। यानी कि खाली यहाँ पर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन एक ही था, जो कि कोई और नहीं, स्टोन खुद है। अब फाइनली हम स्टोन को देखते हैं जो कि जेल से बाहर आकर बीच के किनारे भाग रही होती है, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ऑब्वियस सी बात है, सोचकर देखो कि आप ऐसी जगह पर कैद हो जहां से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो वहां पर सनलाइट मिल जाए तो कितनी खुशी की बात होती है। अब वो इस खुशी को एक्सपीरियंस कर ही रही थी कि उसके सामने हेलीकॉप्टर आता है, यानी कि उन लोगों ने उनकी बात सुनी थी। अब वो ऑफिसर्स उसको रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाते हैं। खैर अब एंडिंग सीन में हमको दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर वापस जा रहा था और स्टोन ऊपर से उस आइलैंड को, उस प्रिजन को देख रही होती है। खैर अब वो आंखें बंद करके सोचती है उसी लेडी के बारे में जो कि हमको शुरुआत में दिखाई गई थी, जो कि शायद से उसकी खुद की माँ होगी, और वो उसके साथ बीच पर बहुत ही ज्यादा अच्छे पलों को याद कर रही थी। लेकिन ये मूवी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि स्टोन जब ये सब सोच रही थी तभी उसका ये सपना टूट जाता है, क्योंकि उसे अपने अंदर ज़ॉम्बी वाले सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा स्क्रैच लग गया होगा। और बूम, इसी के साथ में पेशेंट्स ऑफ अ सेंट या फिर इनमेट 0 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो प्लॉट काफी सिंपल सा है। ये जो आइलैंड है यहाँ पर काफी सारे कैदियों को रखा जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे स्पेशल 13 क्रिमिनल्स आए थे जिनको मौत की सजा हुई थी, जिसके अंदर एक स्टोन भी थी। इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जिसके चलते ये लोग किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे।
लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि एक्सपेरिमेंट गलत चला जाता है, जिसके चलते पेशेंट 0 जो होती है वो यहाँ पर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद में ऐसा होता है कि वो सबको ही काट कर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर चुकी थी। और यहाँ पर 2 टाइप के ज़ॉम्बीज थे, एक वो जो कि इस सेल के अंदर थे जहाँ पर लाइट्स काफी कम थी, जिसके चलते वो लाइट्स में रुक जाया करते। एक दूसरे टाइप के ज़ॉम्बीज थे जो कि बाहरी आइलैंड के ऊपर थे, जिनको लाइट से कोई भी परेशानी नहीं थी, जिसके अंदर एलिजाबेथ खुद होती है, यानी कि उस गवर्नर की खुद की बहन। बात रही सेनेटर के बारे में, जिसको यहाँ पर स्टोन ने खत्म कर दिया था, तो वो असल में अपने परिवार के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म ढाया करता था, जिसके चलते अल्टीमेटली स्टोन ने उसको खत्म कर दिया और उसके चलते ही वो यहाँ पर आई थी। यानी कि उसकी ये मजबूरी रही थी जिसके चलते उसने सेनेटर को खत्म किया था, अदरवाइज वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अंत में वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाती है और अब मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो हेलीकॉप्टर के अंदर सबको काट लेगी या फिर वो यहाँ पर खुद ही वहां से नीचे कूद जाएगी, जिसके चलते किसी और के साथ ऐसा ना हो। या फिर ये भी हो सकता है कि अब शहर में जाकर ज़ॉम्बी ब्रेकआउट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रीस्ट वगैरह भी थे, बाइबल वगैरह भी थी, तो हो सकता है कि ये कोई डिमोनिक वायरस भी हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि डीमंस में कन्वर्ट हो रहे थे। जैसे कि मैंने एक मूवी देखी थी, उसके अंदर एक डीमन को कैद करके रखा गया था, जिसके अंदर से बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, जिसके चलते उसके सीरम को लोगों के अंदर लगाया जा रहा था, जो कि खुद भी डीमन में कन्वर्ट होते जा रहे थे। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज भी हो रही हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। यहाँ पर बिल्कुल प्लॉट सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक मरमर फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। पहली तमिल फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है, जहाँ पर खतरनाक मंगई विच यानी कि डायन के बारे में बताया गया है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, जाकर देखिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।